नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निर्मला सुंदर जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 157वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडल्स के लॉ। मेंडल जो थे, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, इन्होंने जेनेटिक्स में तीन फंडामेंटल लॉ दिए थे जेनेटिक्स के। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों लॉ होते क्या हैं, ब्रीफ में जानेंगे। इसके साथ साथ जानेंगे एलील क्या होता है, गैमेट क्या होता है, जीन क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस करते क्यों है, टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं। इसके बाद जीन इंटरेक्शन क्या होता है, और भी ढेर सारी चीजें जो इनसे रिलेटेड चीजें हैं, उन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और अभी समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप ये 8 कोर्सेज पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये जो 8 कोर्सेज यहाँ दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे तरीके से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि 500 रुपए का पेमेंट करना है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। ये यहाँ पर जो एक क्यूआर कोड दिया गया है, इसको आप स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद 500 रुपए का पेमेंट कर दीजिए। और 500 रुपए का जब आप पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है @विजय कुमार गिरी, जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिख देना। तो आपको वहां पर एक कांटेक्ट मिलेगा, वहां पर जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो पेमेंट किया है उसका आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और इसके साथ साथ अपना मोबाइल सेंड कर देना है, मोबाइल नंबर जिस नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हैं। ये दोनों चीज जैसे ही आप हमें प्रोवाइड करोगे, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा कोर्स जो है वो आराम से प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, पढ़ते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में। क्लासिकल जेनेटिक्स में देखो, ध्यान से समझते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स हम तब पढ़ते हैं जब हमको ज्यादातर ब्रीडिंग का काम होता है। ब्रीडिंग में जो चीजें हम यूज करते हैं, ब्रीडिंग में जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एलील क्या होता है, गैमेट क्या होता है, या फिर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होता है। बात करेंगे एलील की। ए वेरियस फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील। ध्यान से समझना, एलील और जीन में क्या अंतर होता है, पहले उसको ध्यान से समझना। जीन क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जो इतना पार्ट ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर ये जो पिंक दिख रहा है, और यहाँ पर जो ये बैगनी कलर का और जो व्हाइट दिख रहा है, ये सभी क्या है, ये सभी एक तरीके के जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं, एक माइन्यूट से चीजें होती हैं जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती हैं। और ये जीन ही होते हैं जो कि किसी भी जीव के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स बन रहे होते हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स को एक एक संतति से दूसरी संतति में लेकर जाते हैं। ठीक। तब जैसे मान लो कि हमने बात किया, एक जीन है हाइट। ठीक। एक जीन क्या है, हाइट है। अब इस हाइट के दो फॉर्म हो सकते हैं। एक तो हो सकता है टॉल, और एक हो सकता है ड्वार्फ। अब ध्यान से समझना, एलील क्या थी, एक ऐसा एलील था, सॉरी, जीन क्या थी, जीन थी हमारी एक हाइट। एक ऐसी जीन थी जो हाइट को गवर्न करती है। अब वो जो जीन था, वो हाइट को कितने तरीके से गवर्न कर सकता है, या तो टॉल हो जाएगा या तो डॉर्फ हो जाएगा, दो तरीके से। तो एक ही जीन के जो डिफरेंट फॉर्म है, जीन तो एक ही था, लंबाई की या हाइट के लिए था, लेकिन वो दो फॉर्म में था। एक तो टॉल के लिए था और दूसरा ड्वार्फ के लिए था। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। एलील आर द वेरियस फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील्स। यानी कि एक ही जीन के जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एलील। जैसे ध्यान से समझना, यहाँ पर एक जीन है, ठीक, यहाँ पर एक जीन है। ये जीन आपस में अलग अलग है, ये ग्रीन है और ये पिंक कलर का जीन है, तो ये दोनों आपस में अलग अलग। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, एक जीन ये है और एक जीन यहाँ पर है, ये बैगनी कलर का और ये व्हाइट कलर का। अब ये दोनों जीन हैं तो सेम, क्या है, ये दोनों सेम जीन है। लेकिन क्योंकि इनके फॉर्म अलग अलग हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक ही जीन के दो अलग अलग टाइप के एलील हैं। एक एलील कैसा है, जो बैगनी कलर का है, और दूसरा कैसा है, व्हाइट कलर का है। ठीक। अब बात करेंगे हम गैमिट की। गैमिट क्या होता है, गैमिट रिफर्स टू ए सेक्सुअल यूनिट। ध्यान से समझना, जब एग का और इसके साथ साथ स्पर्म का जो मेल होता है, ये दोनों जब मिलते हैं,
तो मिलने के बाद जो सबसे पहले सेल बनाते हैं उन्हीं को हम गैमिट बोलते हैं, ठीक, जिसको हम गैमिट बोलते हैं जेनेटिक्स में। यही होता है, सबसे गैमिट का फॉर्मेशन होता है, फिर वही गैमिट धीरे धीरे एम्ब्रॉय बनता है, फिर एम्ब्रॉय से एग, एम्ब्रॉय बनता है, फिर एम्ब्रॉय से एक शिशु बनता है, फिर वही पैदा होता है और बाद में एक वयस्क बनता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या बनता है? गैमेट बनता है। ठीक, बात करेंगे कंट्रास्टिंग करेक्टर, ध्यान से समझना। एन इंडिविजुअल प्लांट्स फीचर विथ मार्क्ड फिनोटाइपिक डिफरेंस आर नोन एज कंट्रास्टिंग करेक्टर्स और ट्रेड्स। चाहे करेक्टर्स बोल रहे हैं और चाहे ट्रेड्स बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आगे बहुत बार हमको ऐसा मिलेगा, या तो हम उसको करेक्टर्स बोलते हैं और या तो फिर हम ट्रेड्स बोलते हैं। दोनों बात एक ही होती है, थोड़ा सा अगर अच्छे तरीके से बोला जाए उसको जेनेटिक्स वे में तो उसको ट्रेड्स बोलते हैं, और नहीं तो फिर उसको अधिकतर करेक्टर ही कहा जाता है। अब ध्यान से समझें, कंट्रास्टिंग करेक्टर क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा कंट्रास्टिंग कलर होता है, उसी तरीके से जेनेटिक्स में कंट्रास्टिंग करेक्टर होता है। जैसे मैंने बोला एक टाल, टाल क्या है? एक करेक्टर है, ठीक। उसके साथ साथ ड्वार्फ, ये क्या है? ये भी एक करेक्टर है। दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल कंट्रास्टिंग। तो ये दोनों कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं। जैसे रेड और व्हाइट एक दूसरे के कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, येलो ग्रीन एक दूसरे के कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं। जैसे कोई सीड है, वो गोल है, दूसरा सीड कैसा है? वो रिंकल वाला सीड है, तो ये दोनों आपस में एक कंट्रास्टिंग होते हैं, समझ रहे हो ना? मतलब जस्ट अपोजिट करेक्टर, तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर। ये जीन के द्वारा कई बार गवर्न करे जाते हैं, जीन इनको एक संतति से दूसरी संतति में लेकर जाती है, तो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर होता है। आगे बढ़ेंगे, बैक क्रॉस समझते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है? ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि कोई एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक। होमोजाइगस क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। ऐसे ये इसमें कैपिटल टी है, यानी कि ये दोनों टॉल वाले हैं, और इसमें स्मॉल टी है, यानी कि ये दोनों ड्वार्फ वाले हैं। ये ड्वार्फ पौधा है, इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम। अब इन दोनों का जब हम क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। 50% इससे मिल जाएगा और 50% इससे मिल जाएगा। अब ये दोनों मिलके कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गए। अब ध्यान से समझो, ये जो था दोनों, ये तो होमोजाइगस था, लेकिन ये कैसा होगा? हेट्रोजाइगस हो गया। अब ध्यान से समझना, जब हम इन दोनों को क्रॉस किए तो हमको ये मिल गया। अब जब हमें ये कैपिटल टी जो मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी, अगर इसको हम इससे क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। और अगर हम इसको इससे क्रॉस कराते हैं तो इसको भी हम बैक क्रॉस करते हैं। ध्यान से समझो, जब हम, जैसे मान लो कि माता था और पिता था, तो माता और पिता, इनसे उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? एक उत्पन्न हुई, मान लो एक पुत्री उत्पन्न हुई, ठीक। ध्यान से समझना, इसको अदरवाइज नहीं लेना। एक पुत्री उत्पन्न हुई। अब क्या करते हैं? अगर उस पुत्री का पिता से फिर से क्रॉस करा दिया जाए, ठीक, पिता से क्रॉस करा दिया जाए पुत्री का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। और उसी पुत्री का अगर, अगर मान लो पुत्री पुत्री की जगह पे अगर पुत्र होता और उस पुत्र का माता से क्रॉस करा दिया जाता, तो इन दोनों ही स्थिति में क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी F1 स्प्रिंग है, F1 स्प्रिंग बोले तो हमारा जो F1 जनरेशन है, इसमें जब हम किसी भी माता से और चाहे या पिता से, चाहे मेल से चाहे फीमेल, चाहे ये कैपिटल टी ये वाले से और चाहे ये स्मॉल टी इससे, जब हम इन दोनों का क्रॉस आपस में करा देते हैं तो ध्यान से समझना, ये वाला चीज यहाँ आ गया है, ये वाला चीज यहाँ आ गया है, और ये दो बार ऐसे ऐसे, तो समझ रहे हो ना? मतलब F1 जनरेशन की जो संतति है हमारी, उसको जब हम उसके पिछले संतति से जब क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। द क्रॉसिंग ऑफ F1 which one of its parents, ठीक, with one of its parents is called back cross. Back cross play important role to develop disease resistance in plants. प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए बैक क्रॉस करा जाता है। अब इसको खूब अच्छे से ध्यान से समझो। जो F1 संतति निकली है उसमें इसके दोनों पेरेंट्स में से, चाहे माता में या पिता,
दोनों में से किसी एक में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। चाहे माता से करोगे तो भी बैक क्रॉस और पिता से करोगे तो भी बैक क्रॉस, इसको बोलते हैं। अब अगला जो आता है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट क्रॉस। ठीक, क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट्स। अब ध्यान से समझना, जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं तो माता और पिता दोनों से क्रॉस करते हैं बैक क्रॉस में। अब ध्यान से समझना, जब हम बैक क्रॉस कर रहे होते हैं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो F1 जनरेशन मिल रही होती है, यानी कि ये वाली जनरेशन, ये या तो फिर पिता की करेक्टर की होगी या तो माता की करेक्टर की होगी। बोले तो जैसे ये टॉल को था, यानी कि ये कैसा था, ये अपना था टॉल, और ये कैसा था, ये था ड्वार्फ। अब जब हमने इन दोनों का क्रॉस किया और ये जो बन के आया, ये कैसे बन के आया, ये टॉल बन के आया। ठीक, यानी कि ये वाली जो संतति थी F1 वाली, ये जो संतति है, ये कैसी है, ये इस पे गई है, टॉल हो गई। तो ये कैसा हो गया है, ये डॉर्फ नहीं रह पाया। ध्यान से समझना, क्योंकि जो F1 संतति है ये टॉल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसका जो टॉल वाला करेक्टर है वो डोमिनेंस, और ये ड्वार्फ वाला जो करेक्टर है वो रिसेसिव है। ठीक, यानी कि ये जो हमारी यफोन संतति है, ये वाली संतति, ये लंबी हो गई है, इसकी हाइट टॉल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इस पे चला गया है, टॉल वाले पे। जैसे कई कई बार ऐसा होता है कि माता और पिता, माता जो होती है वो छोटी होती है और पिता जो होती है, उसके पिता जो होता है उसका हाइट ज्यादा होता है। अब उसमें से जो यफोन संतति आती है, जो लड़का पैदा होता है, उसकी हाइट कैसी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। तो क्या कहेंगे, लड़का किस पे गया है, बाप पे चला गया है। अगर हाइट कम हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, लड़का माँ पे चला गया है। तो अगर लड़का बड़ा हो गया, लंबाई उसकी बढ़ गई, तो कहेंगे बाप पे चला गया। यानी कि बाप का करेक्टर उसके अंदर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और माता का करेक्टर जो छोटा वाला था वो क्या हो गया, वो रेसेसिव हो गया। तो जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो यफून संतति का जो हमें प्राप्त हुआ है, उसको रेसेसिव से, यानी कि जो रेसेसिव पेरेंट है उससे क्रॉस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। जैसे अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल में ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो डोमिनेंट क्रॉस है, डोमिनेंट क्रॉस यानी कि ये कैपिटल टी वाला, क्योंकि ये टॉल था, ये वाला टॉल था और ये भी टॉल, तो इनका जब आपस में क्रॉस कर दिया, यानी कि ये क्या था, ये अपनी पुत्री है और ये क्या हो गया, बाप हो गया। इनका आपस में क्रॉस कर दिया तो ये हमारा क्या कहलाता है, डोमिनेंट बैक क्रॉस। और ये जो दूसरा है, ये रेसेसिव बैक क्रॉस, यही रेसेसिव बैक क्रॉस को ही हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। तो चाहे आप इसको रेसेसिव बैक क्रॉस बोल लो या फिर टेस्ट क्रॉस बोल लो, क्योंकि अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसमें जो F1 संतति का कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसका जो क्रॉस किया जा रहा है, ये इसका जो रेसेसिव पेरेंट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्मॉल टी इससे किया जा रहा है, तो ये रेसेसिव है, ये वाला रेसेसिव है, तो इसको हम रेसेसिव क्रॉस बोलते हैं, रेसेसिव बैक क्रॉस, या फिर इसको टेस्ट क्रॉस भी कहा जा सकता है। बैक क्रॉस के अंदर दोनों आते हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस के अंदर केवल जब F1 स्प्रिंग का रेसेसिव से हम क्रॉस कराएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। बात समझेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला जो है वो है टॉप क्रॉस, a cross between an inbreed line and an open pollinated variety also known as inbreed variety cross, इसको हम टॉप क्रॉस बोलते हैं। ध्यान से समझें, हमारे पास एक इनब्रीड लाइन है। इनब्रीड लाइन का मतलब उसमें जितने भी पौधे हैं सब होमोजाइगस, यानी कि बिल्कुल सेम टाइप के हैं। जैसे कैपिटल टी है तो कैपिटल टी ही है, और अगर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी है, दोनों में से जो है केवल वही है, मिक्सचर नहीं है। मतलब इस टाइप का पौधा एक भी नहीं मिलेगा। तो कोई एक ऐसा प्योर लाइन है, ठीक, बिल्कुल प्योर लाइन एक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इनब्रीड लाइन। अब उसमें कोई अगर हम एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी लेके चले आए, मतलब कोई एक अलग की वैरायटी ले आए और उससे क्रॉस करा दिए, तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, टॉप क्रॉस, इस टाइप के क्रॉस को बोला जाता है। आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मेंडल्स लॉ। मेंडल ने जो हम लोगों को लॉ दिया था, तीन लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीन लॉ दिए थे। इन तीनों लॉज के बारे में डिटेल में समझेंगे, ध्यान से समझेंगे।
मेंडल से पहले बहुत वैज्ञानिक थे और उन्होंने अलग अलग तरीके की थ्योरी दी थी कि किस तरीके से जो करेक्टर होते हैं वो माता पिता से उसके अगले संतान में जाते हैं। लेकिन किसी का भी जो नियम था, किसी का भी जो सिद्धांत था, वो यूनिवर्सल नहीं था, सभी पे लागू नहीं होता था और वो साइंटिफिकली उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। बाद में चलते 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 आए मेंडल। मेंडल ने 3 दिए, इन्होंने रिसर्च करा मटर पर और इन्होंने अपने प्रयोग में ये 3 निष्कर्ष दिए। इन्हीं 3 निष्कर्ष को हम पढ़ते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स, इसको पढ़ेंगे। ठीक, इसमें जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, वही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि हेट्रोजाइगस है, तो अगर हम उसका क्रॉस करते हैं तो आप देखोगे कि हेट्रोजाइगस जो होता है उसमें किसी एक का ही करेक्टर आता है, चाहे मेल का, चाहे वो लंबा हो। जैसे ध्यान से समझना, यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाया हूं, यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ पर ये टॉल वाला है और ये डॉर्फ वाला है। अब ये जो आया ये कैसा आया, हेट्रोजाइगस आ गया। अब ये कैसा था, ये टॉल था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टॉल बताया था। ये कैसा है, ये डॉर्फ है। अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा बन के आया एफ वन जो हाइब्रिड हमारा है, ये भी टॉल है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें, क्योंकि बेसिकली अगर हम जेनेटिकली इसको देखें तो इसमें डॉर्फ और टॉल, टॉल और डॉर्फ दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके इसके अंदर हैं, F1 के अंदर। लेकिन दिख कौन सा रहा, दिख हमको रहा है टॉल वाला। तो यानी कि एक करेक्टर दिख रहा है, एक करेक्टर नहीं दिख रहा है। तो जो करेक्टर हमको दिख रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं, डोमिनेट। और जो नहीं दिख रहा होता उसको हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि जब हम कोई एक हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस है। और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों होमोजाइगस। जबकि ये कैसा है, हेट्रोजाइगस, ये दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है। लेकिन है ये टॉल, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये डॉर्फ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस है। लेकिन फिनोटिपिकली अगर इसको हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमें क्या दिखता है, लंबा दिखता है। तो ये क्या बोलेंगे कि इसमें जो लंबे वाले करेक्टर हैं ये डोमिनेट कर रहे हैं और ये वाला रेसिसिव है, यानी कि ये नहीं डोमिनेट कर रहे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे। जैसे यहाँ पर जो कैपिटल ए है, ये चेरी कलर का है, ठीक, या रेड कलर का, ऐसे मान लो ये चेरी कलर, ठीक। अब जो स्मॉल ए और स्मॉल ए है, ये कैसा है, ये येलो कलर का है। लेकिन जब इन दोनों को क्रॉस किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, यानी कि इस तरीके का मिलता है। लेकिन जेनेटिकली तो देखोगे कि आप इसमें ये हेट्रोजाइगस, लेकिन अगर फिनोटिपिकली देखोगे तो ये बिल्कुल इसके जैसा है। तो क्या बोलोगे, डोमिनेट कौन कर रहा है, कैपिटल ए जो है वो डोमिनेट कर रहा है इसको, इस वजह से ये चेरी कलर का हो गया। तो पहला तो नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे अगर माता छोटी है और पिता की हाइट ज्यादा है, अगर इन दोनों का क्रॉस हुआ और एक बच्चा उत्पन्न हुआ, अगर लड़के या लड़की जो भी पैदा हुआ, अगर उसकी हाइट ज्यादा है तो क्या बोलेंगे कि ये बाप पे गया है। बाप पे गया है कहने का मतलब कि इसकी हाइट ज्यादा हो गई है, तो बाप के जो करेक्टर थे वो डोमिनेट कर रहे हैं, और माता के जो छोटे वाले कद का करेक्टर था वो कैसा हो गया, वो रेसेसिव हो गया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बात कही जाती है कि जब कोई एक होमोजाइगस इंडिविजुअल क्रॉस करते हैं और उनसे जो F1 स्प्रिंग आती है, तो उनमें दो एलील में से कोई एक ही एलील डोमिनेट करता है, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोनों नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि लंबा भी हो जाएगा कोई चीज और कोई चीज ड्वार्फ भी हो जाएगा वही चीज, ऐसा नहीं होगा। या तो लंबा होगा या तो फिर वो छोटा होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई तीसरा टाइप का निकल जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा भी तो, और आगे हम जब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक तो उसमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यही होता है, दो करेक्टर में से जो करेक्टर दिख रहा होता है उसको हम बोलते हैं कि ये करेक्टर डोमिनेट कर रहा है, इस वजह से ये करेक्टर दिख रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसको ध्यान से समझते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे काम करता है।
इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझोगे, थोड़ा पेशेंस से, तो ही आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो पेशेंस से समझने का इसको प्रयास करते हैं। जब मैंने क्रॉस किया, कैसे क्रॉस किया? कैपिटल टी, जो कि कैसा है? टॉल है। और स्मॉल टी, जो कि कैसा है? ये डॉर्फ है। ठीक, दो करेक्टर थे। हमने इनका जब क्रॉस किया तो हमको मिला F1। क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसा हो गया? ये टॉल हो गया। अब ध्यान से समझ। अब ये F1 में अगर हम F1 के दो संतति ले लें, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा कैपिटल टी, और दूसरा हमको क्या मिलेगा? स्मॉल टी। अगली बार जब हम फिर क्रॉस करेंगे इनसे तो हमको यही मिल जाएगा। इसी की बात हो रही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान से समझना। The two alleles of a gene present in F1 do not contaminate each other. They separate and pass into different gametes in their original form, producing two different types of gametes in equal frequency. The term law of purity of gametes. ध्यान से समझना। ये टॉल था, ये डॉर्फ था। यहाँ पर आया हेट्रोजाइगस हो गया, लेकिन ये भी कैसा रह गया? ये भी अपना टॉल ही रह गया। यहाँ तक तो बात समझ गए। अब इसी में इसको फीमेल मान लो, कैपिटल टी और स्मॉल टी को, इसी को उठा के यहाँ रख दिया और इसी को उठा के यहाँ पर रख दिया। एक को फीमेल मान लिया और एक को मेल मान लिया। अब ये जो मेल मान लिया यहाँ पर आ गया, और इसको जो फीमेल मान लिया, ये दोनों यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमको एक क्या मिल रहा है? होमोजाइगस टॉल मिल रहा है। एक हेट्रोजाइगस टॉल मिल रहा है। एक फिर हेट्रोजाइगस टॉल मिल रहा है। और एक कैसा मिल रहा है? होमोजाइगस ड्वार्फ मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर चाहे ये वाला बात कर लें और चाहे ये वाला बात कर लें, ये दोनों ही टॉल टॉल थे। ये भी टॉल था और ये भी टॉल। तो यहाँ पर इसकी संतति में एक ये ड्वार्फ कैसे आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि इनके अंदर, दोनों के अंदर ये स्मॉल टी रिसेसिव कंडीशन में पड़ा हुआ था, और जब ये F2 जनरेशन में गया तो यहाँ पर ये निकल आया। ठीक, तो इनका रेशियो कैसा होगा? 1:2:1, यानी कि एक तो होगा होमोजाइगस, जैसे ये वाला आप देख पा रहे होंगे। ये वाला जो है, ये होमोजाइगस टाल है। और ये दोनों कैसा है? ये दोनों कैसा है? ये दोनों है हेट्रोजाइगस टॉल। और ये कैसा है? ये डॉर्फ है। तो अगर हम जेनोटिपिक रेशियो देखेंगे F2 जनरेशन की, तो 1:2:1 हमको देखने को मिल रहा है। ये हमारा क्या है? F2 का जेनोटिपिक रेशियो, यानी कि जेनोटिपिक रेशियो। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो कैसा मिलेगा हमको? 3:1, क्योंकि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बीच में हमको केवल एक डॉर्फ मिल रहा है। तो 3:1 का रेशियो मिल रहा है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये कहा जा रहा है कि कोई भी दो एलील अगर एक साथ रह भी जाते हैं, जैसे यहाँ पर रह गए हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर एलील, टॉल वाले और डॉर्फ वाले, दोनों एलील एक साथ ही रहे हैं। लेकिन जब ये अगली संतति में जाते हैं तो फिर से अलग हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी तरीके से काम करता है कि ये एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन इनका जो करेक्टर है, ऐसा नहीं होगा कि करेक्टर एक साथ रहने से बिगड़ जाएगा। दोनों आपस में अपना अलग अलग करेक्टर रखे रहेंगे। भले ही F1 संतति में ना दिखे, लेकिन F2 में जाके फिर से वो दिखने लगता है। तो यही होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। This law states that when two pairs of genes, either in F1 combination, both of them have their independent dominant effect। ध्यान से समझना। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसको आप ध्यान से समझना। यहाँ चार करेक्टर है। कैसे कैसे? अगर मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ, ठीक, तो कैपिटल आर का मतलब, ये जो आपको दिख रहा है, ये मटर का दाना दिख रहा है, ठीक। ये कैपिटल आर का क्या मतलब होता है? राउंड। अगर मैंने स्मॉल आर लिख दिया तो इसका क्या मतलब होता है? रिंकल।
ठीक, रिंकल। और इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल वाई की, तो कैपिटल वाई का मतलब क्या हो रहा है, येलो। और अगर मैं वहीं बोल दे रहा हूँ स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई का मतलब क्या हो जा रहा है, येलो नहीं होगा तो वो फिर कैसा हो जा रहा है, ग्रीन कलर हो जा रहा है। अब ध्यान से समझना, हमारे पास एक F1 है इस तरीके का, ये दोनों F1 जनरेशन के हैं दोनों, ये भी F1 का है और ये भी F1 जनरेशन का है। अब क्योंकि ये दोनों F1 जनरेशन के हैं, तो इस वजह से एक चीज जानना जरूरी है, ये दोनों के अंदर दो करेक्टर हैं, एक तो राउंड वाला और एक येलो वाला। लेकिन अब यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये दोनों डोमिनेट नेचर के हैं, तो इसलिए इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर हो गया येलो और राउंड हो गया, क्योंकि इसमें जो कैपिटल लेटर के हैं ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा हो गया। सेम प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कलर और आकार, आकार और रिंकल, भूरा और गोल, और पीला और हरा, दो कैरेक्टर एक साथ रह रहे हैं, एक तो आकार और एक कलर, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। लेकिन तब भी ये दोनों आपस में एक दूसरे से मर्ज नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से कंटामिनेट नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग पड़े हुए हैं तो साथ में ही, लेकिन एक दूसरे का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर ये राउंड और पीला दिख रहा है, ये भी राउंड और पीला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हरा और रिंकल दिख रहा है, यहाँ पर हरा और राउंड दिख रहा है, यहाँ पर हरा और राउंड, यहाँ पर हरा और राउंड। ये आ कहाँ से गया, ये आ गया क्योंकि इनके अंदर जो करेक्टर थे वो दोनों अलग अलग आकार वाले भी और कलर वाले भी, दोनों अलग अलग आपस में बिना दूसरे को अफेक्ट किए इंडिपेंडेंटली उसमें पड़े थे। इंडिपेंडेंट इनका डोमिनेंट इफेक्ट होता है, ठीक। इनका आपस में ऐसा नहीं होता है कि एक का जो डोमिनेंस है वो दूसरे को प्रभावित कर रहा है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। अब ध्यान से इसको समझना, जैसे कि मैंने बोला अभी कि जो कैपिटल होगा वो अपना अपना प्रभाव दिखाएगा, जो स्मॉल होगा वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। यही चीज यहाँ पर कही जा रही है। एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल मतलब थोड़ा ब्रीफ में है, थोड़ा बहुत बहुत ही ऊपर ऊपर दिया गया है, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप लोग जब इसको पढ़ने आए हो तो इससे पहले आपने फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स और दूसरी चीज प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ये दो चीज अगर आपने पढ़ी होगी, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स जो पढ़े रहोगे तो ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स में ये आपको देखने को मिलता है, ये जो पूरे नियम है। तो वहां पर अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स थोड़ा पढ़ा होगा तो ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। ध्यान से समझना, ध्यान से इसको। दो करेक्टर हैं, दो करेक्टर, एक राउंड है एक येलो है, यानी कि एक क्या है, एक आकार का है और एक कलर का है, दोनों अलग अलग करेक्टर हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। अगर आकार का डोमिनेंस है तो आकार ही केवल डोमिनेंस होगा, अगर कलर का डोमिनेंस है तो केवल कलर ही डोमिनेट करेगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे इनका जब क्रॉस होता है तो यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड स्मॉल वाई। इसी तरीके से यहाँ भी। अब ध्यान से समझना, इन दोनों को जब हम क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हो गया, यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से कैपिटल वाई, तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल वाई मिलेगा। अब ये क्या हो गया, होमोजाइगस हो गए दोनों, आर आर वाई वाई दोनों होमोजाइगस हैं और डोमिनेंट है, तो इनका कलर क्या हो जाएगा, येलो और राउंड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमको कैपिटल आर मिल जाता है, लेकिन वाई एक कैपिटल मिलता है, एक वाई जो स्मॉल मिल जाता है, लेकिन ये स्मॉल वाई जो है ये रेसेसिव है, इस वजह से इसका जो करेक्टर है दिखेगा नहीं, तो ये भी कैसा होगा, ये भी एकदम राउंड और येलो कलर का होगा, ये भी राउंड और येलो कलर का होगा, क्योंकि ये वाला जो स्मॉल आर है ये बिल्कुल रेसेसिव होता है। जो स्मॉल लेटर है ये तभी अपना करेक्टर दिखाएंगे जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, जैसे स्मॉल आर आ जाए और या तो फिर स्मॉल वाई आ जाए। जब ये दोनों आपस में एक साथ आएंगे, दोनों चाहे स्मॉल आर आ जाए और चाहे दोनों स्मॉल वाई आ जाए, तभी ये अपना करेक्टर दिखा पाएंगे, ठीक। अगर ये दोनों एक साथ नहीं आते, केवल इनका एक जोड़ा आता है, स्मॉल आर आ जाता है या फिर स्मॉल वाई आ जाता है, तो ये बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेंगे, चुपचाप ऐसे
पड़े रहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये बेचारा यहाँ तो आया ही नहीं, यहाँ तो स्मॉल आया ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं है, राउंड रिंग, राउंड और येलो हो गया। यहाँ पर अकेले आया तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ पर भी आर अकेले आया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ पर आर और वाई दोनों अकेले अकेले आए हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरा ऊपर जितनी लाइन आपको दिख रही है ये कैसा है, राउंड है, और यानी कि गोल है और पीले कलर के हैं। यहाँ पर आप देखो, एक अकेला आया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि ये भी बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि y जो है, दोनों रेसेसिव आ गए। अब दोनों y अगर रेसेसिव आ गए तो येलो कलर इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कौन सा कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा, क्योंकि ग्रीन कलर के ही इफेक्ट इसमें दोनों के देखने को मिल रहे हैं। जबकि ये कैपिटल आर तो राउंड तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अकेले अकेले आया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ देखो आर दोनों स्मॉल आ गया तो फिर से यहाँ पर ग्रीन हो गया, और सॉरी वाई अगर स्मॉल आ गया तो यहाँ पर ग्रीन कलर का हो गया। इस तरीके से यहाँ पर देखो, आर जो था ये दोनों स्मॉल आ गया, तो स्मॉल आर आ जाने की वजह से ये राउंड नहीं हो गया, रिंकल हो गया, यानी कि थोड़ा सा खुरदुरा हो गया। ध्यान से देखो, ये भी खुरदुरा है, ये वाला भी खुरदुरा है, और ये भी खुरदुरा है, क्योंकि इसमें आर दोनों दोनों आर के जो जोड़े हैं वो होमोजाइगस हैं और दोनों रेसेसिव कंडीशन में है। वहीं ये देखो ग्रीन कलर में सब में वाई स्मॉल है, वाई स्मॉल, वाई स्मॉल और वाई स्मॉल, यहाँ भी वाई स्मॉल ही दिख रहा है। और यहाँ पर देखो, क्योंकि आर और वाई दोनों स्मॉल दिख रहे हैं तो ये एक बिल्कुल अलग करेक्टर दिख गया। क्या दिख गया, रिंकल और ग्रीन दिख गया। अब यहाँ पर इतना सब पढ़ने के बाद हमको केवल एक चीज समझ में आई, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर ऑफ जीन्स यानी कि राउंड और येलो, राउंड प्लस येलो, ये दो पेयर ऑफ जीन्स है F1 जनरेशन में, जब ये कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, ये कॉम्बिनेशन हो गया है दोनों का, बोथ ऑफ देम हैव देयर इंडिपेंडेंस डोमिनेंट इफेक्ट, दोनों का एक इंडिपेंडेंट डोमिनेंस इफेक्ट होता है, एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव ये नहीं डालते हैं। अगर दोनों कैपिटल आर आ गया तो राउंड हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया तो भी राउंड हो जाएगा। अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया तो येलो कलर का हो जाएगा, और अगर कैपिटल वाई वाई आया तब भी येलो कलर का हो जाएगा। वहीं अगर डबल स्मॉल आर आ गया तो कैसा हो जाएगा, ये रिंकल हो जाएगा। और अगर ये दोनों स्मॉल वाई आ गया तो क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। यही बात इसमें टोटली कही जा रही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि दो एलील एक साथ रहेंगे तब भी इनके बीच में आपस में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर कलर और हाइट आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे थे, उसी तरीके से ये एक तीसरा जो मेंडल का नियम है वो काम करता है। आई होप आपको ये नियम अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है जीन। जीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो जीन होता है। जैसे जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसी तरीके से जेनेटिक्स में सबसे छोटी इकाई जीन होती है। इसी जीन से करेक्टर गवर्न होते हैं। जीन में जब अल्टरनेट फॉर्म होता है किसी एक करेक्टर का, टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील इज कॉल्ड एलील। एक जीन के जब दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, ध्यान से समझो, कोई एक जीन है, जीन क्या है, जैसे मान लो जीन है कलर। अब इस जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म होंगे, एक तो क्या होगा, व्हाइट, और दूसरा क्या होगा, ब्लैक। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एलील होते हैं, और ये क्या है, जीन। तो जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलील। एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। अब कुछ मल्टीपल एलील होते हैं, दे मैन द मेनी एलील्स ऑफ ए सिंगल जीन आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। जैसे व्हाइट कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, यहीं पर अगर आपको एक ग्रे कलर हो जाए और येलो कलर हो जाए तो क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील हो गया। मल्टीपल एक ही जीन के ढेर सारे फॉर्म हो गए तो मल्टीपल एलील हो गए। इन द केस ऑफ मल्टीपल एलील ओनली द मोनोहाइब्रिड रेशियो इज ऑब्जर्व्ड इन द F1 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड रेशियो F1 F2 जनरेशन में केवल ऑब्जर्व करा जाता है। ये चीज मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा ध्यान से, तब आपको एक अच्छे से पढ़ा दूंगा। जब ये चैप्टर आएगा मोनोहाइब्रिड का तब अच्छे से समझा दूंगा।
दी कंट्रोल सेम करेक्टर, ये सेम करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो चाहे व्हाइट आ जाए या चाहे ये आ जाए, मतलब जो एक एलील होता है, एक एलील एक ही करेक्टर को कंट्रोल करेगा। जैसे ध्यान से समझना, अगर कोई कलर वाला एलील है तो केवल कलर को ही कंट्रोल करेगा, या तो पीला कर देगा या हरा कर देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन एक ही करेगा। ऐसा नहीं है कि कलर वाला है तो वो लंबाई और डार्कनेस पे काम करने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नो क्रॉसिंग ओवर इन मल्टीपल एलिज्म, अगर मल्टीपल एलील है तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें मल्टीपल एलील में, फोर कलर इन रैबिट, रैबिट में चार कलर होते हैं। जैसे ध्यान से देखो, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, और ये इसमें ब्लैक ज्यादा है, व्हाइट कम है। इसमें व्हाइट ज्यादा है, ब्लैक कम है, ये प्योर व्हाइट है। तो ये चार कलर हो गए। इसी तरीके से वाइल्ड टाइप इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ये सभी मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल होते हैं। आगे बात करते हैं स्यूडो एलील। गवर्न डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम करेक्टर, एक ही करेक्टर के डिफरेंट एक्सप्रेशन जब गवर्न किए जाते हैं तो उसको हम स्यूडो एलील बोलते हैं। दे एग्जिबिट सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट। इन सिंपल टर्म में अगर हम बोले तो जो स्यूडो एलील होते हैं या सिमिलर होते हैं टू एलील्स बट हैव slightly different behavior or inheritance pattern. They are often as the result of gene duplication or mutation that allow these genes to function in similar way through they may still differ slightly. ध्यान से समझना pseudo rule क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला, एक मान लो मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया यहाँ पर एक एलील ए है और एक एलील यहाँ पर बी है। यहाँ पर एक एलील है और यहाँ पर एक एलील है, दोनों एलील है। अगर इसका डुप्लीकेशन हो जा रहा है, ये जो बी है इसका एक डुप्लीकेट और बन जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, तो ये भी तो एक एलील हो जाएगा। लेकिन ये डुप्लीकेशन है तो इसको हम स्यूडो एलील बोलते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेशन के थ्रू आया है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले में एक म्यूटेशन हो जाए, और म्यूटेशन होके जो कोई एक सी एलील था, सी एलील का जो म्यूटेशन हो जाए, तो ये सी एलील किस के तरीके से हो जाए, ए के तरीके से बन जाए। सी में म्यूटेशन हो गया और ए के जैसा बन गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन के। कुछ ऐसे एलील बन जाते हैं जो चाहे डुप्लीकेशन के थ्रू बन जाए और चाहे म्यूटेशन के थ्रू बन जाए, तो ये भी एक एलील के तरीके से ही काम करते हैं। लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं, सूडो एलील बोलते हैं, क्योंकि ये थे नहीं, ये डुप्लीकेशन के थ्रू या फिर म्यूटेशन के थ्रू प्रकट हो गए हैं, ये पहले से नहीं थे। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इस बुक में केवल और केवल इसके रेशियो दिए गए हैं। डिटेल में अगर समझना है आपको तो प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो मैंने कोर्स पढ़ा रखा है उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो आप वहां से परचेज करके पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि जीन इंटरेक्शन में इतने टाइप के जीन इंटरेक्शन होते हैं और उन सबका रेशियो ये दिया है। टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो फॉर अ सिंगल ट्रेट, एक ट्रेट का जो सिंगल ट्रेट के जो टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो होता है वो 9:3:3:1 होता है, जो कि अभी मैंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ाया है। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा 9:3:3:1, 9:3:3:1। नो कैसे होंगे, नो तो राउंड और येलो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 कैसे हो गए, येलो और राउंड हो गए। 3 कैसे होंगे, 3 ग्रीन और राउंड हो गए, 1 2 और 3। ये 3 कैसे हो गए, ग्रीन और राउंड। 3 कैसे होंगे, ये 3 अपने होंगे रिंकल और राउंड, ये रिंकल और राउंड, सॉरी येलो और रिंकल, येलो और रिंकल 3 हो गए। बचा एक क्या, ये रिंकल और ग्रीन। तो ये 3:9:3:3:9:3:3:1। ये अपना क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यही जेनेटिक इंटरेक्शन होता है टिपिकल डाई हाइब्रिड का। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको डाई हाइब्रिड मिलेगा। डाई हाइब्रिड क्यों मिल रहा है, क्योंकि दो करेक्टर एक साथ हैं, एक तो कलर और दूसरा इसका साइज। येलो रिंकल में साइज हो गया और कलर, येलो और ग्रीन ये दोनों कलर हो गए। तो इसमें डाई डाई हाइब्रिड आ रहा है, दो चीजें एक साथ चल रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं इसमें जो सिंगल ट्रेड का जो डाई हाइब्रिड होता है उनका जो रेशियो होता है वो 9:3:1 का होता है। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का कैसा होता है, 15:1 का। यानी कि ये और ये तीनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो कैसा बन जाता है, फिर 15:1 का। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में ये 9 हो जाता है, बाकी ये 3 3 1 है, ये 7 इसके साथ मिल जाते हैं। इसमें लास्ट के दो मिलके ये 4 हो जाते हैं, तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन होता है। इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन 13:3 का होता है। मास्किंग जीन इंटरेक्शन 12:3:1 का होता है।
पॉलीमेट्रिक जीन इंटरेक्शन 9:6:1 का हो जाता है। एडिटिव जीन इंटरेक्शन 1:4:6:4:1, ये अपना बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीजें इसमें देखने को मिलेगी एडिटिव जीन इंटरेक्शन में। एक तो बिल्कुल 100% मोनो हाइब्रिड होगा, होमो मोनो क्या कहते हैं, होमोजाइगस होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको रेशियो क्या दिख रहा है, आपको ये रेशियो दिख रहा है 1:4:4:4:1। क्या है? 1:4:6:4:1। यही आपको यहाँ पर देख रहा है, 146:41। ठीक, अब इसको ध्यान से समझाते हैं कैसे है। एक कैसा है, एक तो ये हो गया राउंड और येलो हो गया, बिल्कुल कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, बिल्कुल होमोजाइगस डाइहाइब्रिड। और यहाँ पर होमोजाइगस डाइहाइब्रिड ये भी है, तो ये तो दोनों इधर से निकल गए। बाकी ये 6 आपको जो दिख रहे हैं ये ऐसे दिख रहे हैं, एक नहीं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इस तरीके के 6 ये दिख रहे हैं। चार, 1 2 3 4 ये दिख रहे हैं, और 4 1 2 3 और एक 4, ये 4 यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी काम करता है। तो ये क्या है, एडिटिव जीन एक्शन। ये चारों पांचों जी इतने जो ढेर सारी चीजें लिखी हैं थोड़ी सी कठिन है। अब क्योंकि इस बुक में थोड़ा सा ही दिया गया है तो मैं बहुत ज्यादा इसमें पढ़ा नहीं सकता, नहीं बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर लेंदी आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो है उसमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया गया है, बताया गया है, तो आप वहां से भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला अपना जो पॉइंट है उसको देखते हैं, वो है एंटीजन। एन एंटीजन इज ए मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोजेनिक which स्पेशली इंटरेक्ट विद द एंटीबॉडी। ध्यान से समझो, एंटीजन क्या होता है। एंटीजन एक तरीके का ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे कि हमारी बॉडी जिससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने लगता है, और जो वायरस बैक्टीरिया या टॉक्सिन जो हमारे बॉडी में जो अटैक कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए एंटीजन बनने लगता है। ध्यान से समझना, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जो बनता है उनको हम एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन एक तरीके का मॉलिक्यूल होता है। ठीक, एन एंटीजन इज एनी सब्सटेंस, एक जो सब्सटेंस सिक्रेट होता है, एक मॉलिक्यूल निकलता है, उसी को एंटीजन बोलते हैं। और ये काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन प्रोटीन आ गया है, जैसे कोई टॉक्सिन आ गया है या कोई बैक्टीरिया आ गया है, क्या कोई वायरस आ गया है, इनसे हमारी बॉडी को बचाने के लिए एंटीबॉडी तुरंत बनाने लगता है। इसी को, वो जो एंटीबॉडी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, वो एंटीजन के फॉर्म में बनती है। एंटीबॉडी क्या होता है, एन इम्यून is a molecule which when introduced into a system of an animal induce the production of the class of protein known as antibody। एक तरीके का स्पेशल टाइप का प्रोटीन निकलने लगता है उसी एंटीजन निकलने के लिए। ध्यान से समझ, हमारी बॉडी में एंटीजन बनेगा, और उसी एंटीजन बनने की वजह से एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनने लगती है जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। और तब जाके ये एंटीबॉडी जो होती है वो वायरस बैक्टीरिया या टॉक्सिन या कोई और जो फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी में आया है उससे हमारी बॉडी लड़ती है और हमें बचाती है, हमें रोगी होने से बचाती है। एंटीबॉडी बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ प्रोटीन क्लास कार्ड इम्यूनोग्लोबुल्स। इम्यूनोग्लोबुल्स एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि एंटीबॉडी जो बनाती है। एंटीबॉडी जितने भी प्रोटीन बनाती है वो इम्यूनोग्लोबुल टाइप की जो प्रोटीन होती है वो बना। ध्यान से समझना, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। एंटीजन क्या होता है, एक तरीके का मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारी बॉडी से निकलता है। यही एंटीजन जब निकलता है तो हमारी बॉडी एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाने लगती है। इसी प्रोटीन को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन टाइप की प्रोटीन। और यही प्रोटीन क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और यही एंटीबॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में जो भी कुछ फॉरेन प्रोटीन आई है, चाहे वो वायरस की प्रोटीन हो, चाहे बैक्टीरिया की प्रोटीन हो, चाहे टॉक्सिन हो, चाहे और कोई फॉरेन प्रोटीन हो, हमारी बॉडी उनसे लड़ने लगती है और हमको बचाती है, नहीं हमें बीमारी हो जाए। तो एंटीबॉडी का यही काम होता है। आई होप आपको हमारा जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली उतना सपोर्ट करिए।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।